बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने चैप्टर 5 का आगाज किया था जी, और चैप्टर 5 में एक नई टर्म हमने पढ़ी थी, दैट इज कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को हमने एक इलस्ट्रेशन से, एक फर्दर एग्जांपल से अंडरस्टैंड किया था, और मैं कहा था कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कोई कंडीशन इम्पोज कर दी जाए, और कंडीशन क्या है? सम इवेंट कोलेटरल टू द सच कॉन्ट्रैक्ट। यानी इसमें हमने दो तीन बातें की थी कि नंबर वन, अनसर्टेन इवेंट हो, इवेंट का सर्टेन होना नहीं है, अनसर्टेन इवेंट हो, यानी इवेंट हो भी सकता है और इवेंट नहीं भी हो सकता। इंडिपेंडेंट इवेंट हो, कोलेटरल इवेंट हो। फिर कोलेटरल इवेंट को हमने थोड़ा सा डिफाइन कर लिया था कि कोलेटरल इवेंट से क्या मुराद है, और हमने एक एग्जांपल ली थी कि एक राइस का बायर जो है राइस के सेलर के पास गया और उसने एक क्वांटिटी बाय करनी थी। अब अगर इस सेलर के पास वो रेडी क्वांटिटी अवेलेबल होती, जैसे कि हम नॉर्मल कमोडिटीज में ट्रेड करते हैं, तो ऑब्वियसली इनका एग्रीमेंट हो जाता, तो फिर तो बीच में इफ एंड बट लगाने की कोई जरूरत थी नहीं है, कोई कंडीशन इंसर्ट करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन क्योंकि इसके पास रेडी स्टॉक अवेलेबल नहीं था, तो इसने क्या कहा? आई विल सेल यू राइस इफ माई शिप अराइव्स ऑन और बिफोर 30 जून 2021। एक कंडीशन इंसर्ट कर दी कि अगर मेरा शिप इस तारीख तक आ गया तो फिर मेरा आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो चलेगा, और अगर इस शिप तक ना आया तो फिर मेरा आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। ये जो इफ लगा है, इस इफ के बाद हमें देखना है कि क्या ये जो इवेंट हमने अटैच किया है ये कोलेटरल की डेफिनेशन पे पूरा उतरता है कि नहीं उतरता। हर इवेंट या हर इफ के लगने से ऐसा नहीं होगा, हर इवेंट या हर इफ के लगने से ऐसा नहीं होगा, बल्कि उसका कोलेटरल इवेंट होना, इंसिडेंटल टू द मेन कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। उसके लिए हमने कुछ बुनियादी बातें पढ़ी कि यार ऐसे एवेल्युएट कर लेंगे। उसमें पहला पॉइंट क्या था? एक्सटर्नल टू द प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा इवेंट क्या था जी? अनसर्टेन अकरेंस हो, यानी इवेंट इटसेल्फ क्या हो? अनसर्टेन। तीसरी बात थी अफेक्ट कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म। जैसे हमने अपनी एग्जांपल में ली बात कि अगर शिप आएगा ही नहीं है तो ये तो ही इज अनएबल टू डिलीवर द गुड्स, तो इवेंट का होना जरूरी है। इवेंट अगर होगा तो कॉन्ट्रैक्ट आगे चलेगा, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं चलेगा। फिर एक अहम बात है कि ये जो कंडीशन लगी है दैट मस्ट बी प्री डिफाइन इन द कॉन्ट्रैक्ट, यानी एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और जो ये इवेंट है ये बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ पार्टीज भी हो। और आखिरी बात हमने की थी कि सेपरेट फ्रॉम मेन ऑब्लिगेशन। फिर हमने दो इवेंट को लेकर उससे एक्सप्लेन करके ये बात अंडरस्टैंड भी कर ली थी कि कैसे हम इसको वैल्यूएट कर रहे होंगे। अच्छा जनाब, यहां से थोड़ा सा आगे चलते हैं। डिफरेंस बिटवीन कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट, ये वाला काम भी हम करके थे। अच्छा, रूल रिगार्डिंग कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हम जाहिर है डेफिनेशन पढ़ा है, उसको हमने याद कर लिया कि ये दो तरह से हो सकता है। कॉन्टिंजेंसी इटसेल्फ दो तरह से हो सकती है, नंबर वन हैपनिंग, नंबर टू नॉट हैपनिंग। हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हो जैसे अभी हम कह रहे थे कि अगर हमारा शिप 30 जून, चले हम कोई आज की डेट बोल देते हैं, 31 दिसंबर 2023 तक आ गया, तो हमारा आपका कॉन्ट्रैक्ट है कि ₹400 पर केजी के एतबार से हम आपको 5000 केजी राइस डिलीवर करेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया हमारा। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में जो कॉन्टिंजेंसी इंसर्ट हुई है वो कौन सी इंसर्ट हुई है? हैपनिंग ऑफ समथिंग, अगर शिप आ गया। तो कहता है कि यार ये कॉन्ट्रैक्ट ना, अगर हम इसकी
परमुटेशन कर लें तो हमें दो बड़ी कैटेगरीज में डिफाइन होता नजर आएगा कि जब हमने ये कंडीशन लगाई तो क्या उसमें कोई टाइम फिक्स किया या टाइम फिक्स नहीं किया। मसलन एक हमने कहा कि जी अगर शिप आ गया तो हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन डेट मेंशन नहीं की। डेट से मुराद लॉ उसको क्या कहते हैं, टाइम मेंशन नहीं किया, ठीक है ना। डेट उसने कहा जी अगर शिप आ गया तो मेरा आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है। अब देखना है कब ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है और कब ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। When enforceable, enforceable means valid, when the contract become valid। अभी हम पहली बात सिर्फ कर रहे हैं कि अगर मेरा शिप आ गया तो फिर आपका हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें टाइम मेंशन नहीं है। तो कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल कब होगा, इफ इवेंट हैपेंस, अगर शिप आ जाए, और वॉइड कब होगा, इफ द इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल। अब टाइम तो था नहीं कि जी 31 दिसंबर को क्या स्टेटस होगा, 5 जनवरी को क्या स्टेटस, ऐसे तो कोई इवेंट नहीं है। बल्कि अगर तो शिप आ गया तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया वैलिड, एनफोर्सेबल, और अगर इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल। बिकम्स इम्पॉसिबल का क्या मतलब है, पता चले जो शिप आ रहा था उसके साथ कोई हादसा पेश आ गया, पता चले जिस कंट्री से शिप आ रहा था उस कंट्री की और पाकिस्तान की तिजारत पे बैन लग गया, तो इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल। अच्छा जी, दूसरा परमुटेशन देखते हैं। अगर टाइम मेंशन था, इफ शिप अराइव्स ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2023, अब ये इवेंट कब एनफोर्सेबल होगा, इफ द इवेंट हैपेंस विद इन फिक्स टाइम। क्योंकि हमने कहा था ऑन और बिफोर, तो 5 दिसंबर को आ जाए, यानी 31 दिसंबर से पहले पहले आ जाए। और वॉइड कब होगा, इफ द टाइम एक्सपायर्स, ये कम जनवरी आ गया, भले ये कम जनवरी को शिप आ जाए, लेकिन हमारा कॉन्ट्रैक्ट था 31 दिसंबर का, इफ टाइम एक्सपायर, और इवेंट बिकम इम्पॉसिबल बिफोर टाइम एक्सपायर, विच एवर इज अर्लियर। मसलन अगर ऐसे हो रहा है, इस पर्टिकुलर शिप की बात हो रही थी, ये शिप जो है खबर आई 15 नवंबर 2023 को कि इस शिप को कोई हादसा हो गया और अब ये तबाह हो गया, तो इवेंट बिकम इम्पॉसिबल विच एवर इज अर्लियर। ये कॉन्ट्रैक्ट 15 नवंबर को ही वॉइड हो गया, विच एवर इज अर्लियर का ये मतलब है, इफ टाइम एक्सपायर और इवेंट बिकम इम्पॉसिबल बिफोर टाइम एक्सपायर, विच एवर इज अर्लियर। यानी कॉन्ट्रैक्ट के वॉइड होने के लिए हमें 31 दिसंबर तक इंतजार करना पड़ेगा नहीं। अगर इवेंट इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो गया है तो फिर इस तारीख को ही कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया है, वॉइड हो गया है। ये विच एवर इज अर्लियर वाली बात ये बता रही है हमें। क्लियर हो गई बात? फिर एक रियल एग्जांपल आ गई कि क्या रिमेनिंग डेज में वहां से कोई शिप चले तो वो पहुंच सकता है, ठीक है ना। रियल लाइफ में तो ऐसा हो रहा, लेकिन किताबी लाइफ में हम कहेंगे नहीं, विच एवर इज अर्लियर, बस खत्म हो गई बात, ठीक है ना। अगर एग्जाम में सवाल आया तो आप इस तारीख को कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करा दे देंगे, ठीक है ना। क्योंकि जब बैन लगा तो ये थोड़े पता, या तो ऐसे बैन लगे कि 7 दिन के लिए कोई शिप नहीं आएगा, तो अभी तो इम्पॉसिबल हुआ ही नहीं है, क्योंकि लिखा हुआ है और इवेंट बिकम इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, ठीक है ना, और इवेंट बिकम इम्पॉसिबल बिफोर टाइम एक्सपायर। अब इसकी इंटरप्रिटेशन रियल लाइफ में ऐसे बनेगी कि अगर बैन लग गया था और बैन लिफ्ट हुआ, फर्ज किया 20 दिसंबर 2023 को, अब देखना है क्या 20 से 31 दिसंबर 2023 के दरमियान एक शिप चले
पाकिस्तान पहुंच सकता है। तो फिर हम अगर वो वैसे ऐसा कभी उसने किया नहीं, लेकिन अगर ऐसा करेगा तो फिर ये इंटरप्रिटेशन चलेगी। रीजन ये नहीं लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ है इफ टाइम एक्सपायर, या तो टाइम एक्सपायर हो जाए और इवेंट बिकम इम्पॉसिबल बिफोर टाइम एक्सपायर, कि टाइम एक्सपायर से पहले अब उसे परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो जाए। तो अगर तो एग्जामिनर पॉसिबिलिटी क्रिएट कर दे बीच में, तो फिर तो जाहिर है इम्पॉसिबल हुआ ही नहीं है ना, विच एवर इज अर्लियर। दूसरी बात ये भी है कि अगर हम ये चाह रहे हैं, फर्ज किया एक पार्टी चाहती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाए, तो ठीक है वो डिले कर दे, क्योंकि टाइम एक्सपायर होगा तो पहले ही इफ लगा हुआ है, ठीक है ना। यानी यहाँ क्योंकि ये बात जहन में रखें, ये इवेंट कौन सा है, कोलैटरल इंसिडेंटल टू द मेन कॉन्ट्रैक्ट। तो हमने एक बात और पढ़ी थी, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में और कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में एक फर्क पड़ा था कि कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज विन कर रही हैं, बोथ पार्टीज विश टू परफॉर्म। ये बात समझ आ रही, इसलिए ये वाला डिस्प्यूट इतना ज्यादा अराइज होगा नहीं। अच्छा जी आगे चलते हैं। ये तो था हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हो जाए नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट, मसलन फर्ज कर लें, अब बात को इस तरह कर लेते हैं कि ये जो राइस खरीदने गया था ना, ये जो दो लोगों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। मिस्टर ए खुद भी राइस का कारोबार करता था, लेकिन इसने किसी मिस्टर सी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, मिस्टर सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि यार मैं तुम्हें 15 दिसंबर 2023 को 5000 केजी राइस प्रोवाइड करूंगा किसी रेट पर। इसका अपना शिप आ रहा था, बजाय इसके कि ये इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्टिजेंट करता। एक तो ऑप्शन थी ना, इसको कहता जी अगर शिप आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो। ये एक नॉर्मल वाले ट्रेडर के पास गया जो फिजिकल राइस जिसके पास अवेलेबल होते हैं। इसने इसे कहा कि देखो यार तुम्हें पता है मैं तो राइस इंपोर्ट करता हूँ, मैंने शिप मंगवाया हुआ है, अगर मेरा शिप 15 दिसंबर 2023 को ना आया तो फिर मैं आपसे 5000 केजी राइस खरीदूंगा और ये उससे खरीद कर इसको डिलीवर कर देगा, ठीक है ना। अब यहाँ ये बात समझने की है, वो जो कंटिजेंसी वाला इफ लगा था ना, वो इन दो के कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान नहीं लगा हुआ, बल्कि इन दो के दरमियान लगा हुआ है। Contingent contract is between Mr. A and Mr. B. The contract between Mr. A and Mr. C is normal contract. Normal contract जिसमें कोई कंडीशन लगी नहीं हुई है। लेकिन अब यहाँ कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया? हैपनिंग और नॉट हैपनिंग? नॉट हैपनिंग। अगर शिप ना आया तो फिर मैं आपसे खरीदूंगा, ठीक हो गई ना बात? अगर शिप ना आया, अच्छा जी। नॉट हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, फिर वही दो बातें कि क्या कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान कोई टाइम लिखा है कि नहीं लिखा। अगर टाइम नहीं लिखा तो व्हेन एनफोर्सेबल, इफ द इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल, क्योंकि ना आने पर कॉन्ट्रैक्ट है ना, पता चला यार हमारा शिप तो जो है ना वो समुंदर में गर्क हो गया, तो इम्पॉसिबल हो गया, तो अब तो उसका मिस्टर ए और मिस्टर बी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वैलिड हो गया। इफ द इवेंट हैपेंस, इफ द इवेंट हैपेंस, अगर उसका अपना शिप आ जाता है, द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मिस्टर ए एंड मिस्टर बी लैप्स, वॉइड हो गया, क्योंकि उन दो के दरमियान तो कॉन्ट्रैक्ट क्या था? अगर मेरा शिप ना आया तो मैं आप माल आपसे उठा लूंगा। और अगर कोई टाइम लिखा हुआ है, if
if time expire or event become impossible before time expire, क्योंकि expire होने पे contract ने execute होना है और void कब हो जाएगा? if the event happen within fixed time. क्लियर होगी बात जी? इसका मतलब है जरा सा कॉन्ट्रैक्ट को हमें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि हैपनिंग के साथ जुड़ा है या कि नॉट हैपनिंग के साथ जुड़ा। ये एक दूसरे का मिरर व्यू बन गया जाहिर है। जो बात यहाँ लिखी है इधर उससे रिवर्स लिखी है, उल्ट लिखी हुई है। अच्छा जनाब, हैपनिंग ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, such agreement are void whether the impossibility of the event is known or not to the parties to the agreement at the time when it is made. अच्छा, इसको भी एक्सप्लेन करते हैं, पहले यहीं पर रुकते हैं, कुछ एग्जांपल देते हैं। Aslam make a contract to sell a horse to Bakir if Chand, to whom the horse has been offered, refused to buy it. चांद रिजेक्टेड द ऑफर। तीन लोगों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट आ गया। एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, असलम मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल अ हॉर्स टू बाकिर, असलम और बाकिर के दरमियान, और एक चल रहा है चांद और असलम के दरमियान। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है? असलम और बाकिर के दरमियान। बेटा आप क्यों खड़े? वो जगह है। If Chand rejected the happening or not happening? Not happening. The contract is क्योंकि चांद rejected the offer. चांद ने टाइम कोई नहीं मेंशन था। Aslam contract to pay a sum of money to Bina if Bina marries Akram. Akram dies before getting married. The contract becomes void. Azam promised to pay a sum of money to if certain ship return within a year. The contract become enforceable if the ship return within a year. और contract become void if the ship, ठीक है ना? हमने अगर ऐसे बात है तो दोनों एंगल से हमें बात करनी आनी चाहिए। अच्छा नाउ इसको पढ़ लिया। सबसे पहले रिक्वायरमेंट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 18 आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन वजीर एंड सोलह। एक हिस्सा टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे एवेल्युएट करते हैं? इवेंट को कोलेटरल साबित करके, ठीक है ना? कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्टिंजेंट साबित करके, ठीक है ना? और उसके बाद ये एक हमारा पैराग्राफ आ रहा है, एक रिक्वायरमेंट आ रही है जिसको हमें सेपरेटली एड्रेस करने की जरूरत है। द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज ऑल्सो स्टेट वेदर वजीर इज नाउ बाउंड टू परचेज द स्पीड बोट फ्रॉम सोलर। दो हिस्से पार्ट, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन है। कैसे आंसर करेंगे जी? Contract between Wazir and Solat is contingent contract whose performance is based on happening of uncertain event collateral to the contract, that is arranging of license for Wazir. If such event has not happened, the performance of the contract does not become due. It does not matter at all that Solat has applied for the license and also paid processing fee of ₹100,000 to the authority. उसने बीच में एक कहानी डाली थी कि भाई
उसने तो लाइसेंस अप्लाई कर दिया था और फीस भी पे कर दी थी, लेकिन इफ कहाँ लगा था? इफ कहाँ लगा था? I will buy speed boat worth 10 million if you obtain the license for me to operate the boat at Clifton Beach. अगर मेरे पास उस बोट को ऑपरेट करने का लाइसेंस ही नहीं है तो फिर 1 करोड़ की बोट तो मैं परचेज करके क्या करूंगा? अब वो सामने वाला बंदा कह रहा है, यार भाई हमने तो लाइसेंस की अप्लाई भी कर दिया था, हमने तो फीस भी जमा करा दी थी, ये तो गवर्नमेंट ने कर दिया। नहीं, इसीलिए तो ये कॉन्ट्रैक्ट बना है कि ये जो हम एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए तो डिस्कस कर रहे हैं कि अगर ये वाला इफ लगा हुआ है तो फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट की जो परफॉर्मेंस थी वो ड्यू नहीं हुई है। एक पार्ट, पहले पार्ट का जवाब आ गया कि ये कॉन्ट्रैक्ट कौन सा। दूसरा पार्ट, वजीर इज नॉट बाउंड टू परचेज द बोट फ्रॉम सोलत। हम इसे और बेहतर भी कर सकते हैं, लेकिन ये आईकैप का सोल्यूशन है, मार्क्स कम थे, दैट इज द रीजन कि उन्होंने इसको टू द पॉइंट लिख दिया। अच्छा जी, इसको पढ़े। इट इज अ contingent contract as the condition the certificate of construction in accordance with the layout plan by a third party is collateral to the contract. Although it is a valid contract, the performance can only be enforced by Zubair after happening of collateral event, that is certification by Munir. इसको पढ़। ये सब पास पेपर ही के क्वेश्चंस हैं। जी, कॉन्टिजेंट है कि नहीं है? क्यों नहीं है? एक तो पैसे देने की बात हुई, अगर कोई और बात भी होती तो वही 5 पॉइंट अपने ध्यान में लाएं पुराने वाले। इवेंट अनसर्टेन हो, इन दोनों के कंट्रोल में ना हो। एक अहम बात क्या थी? इन दोनों के कंट्रोल में ना हो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलेटरल, ठीक है ना भाई? ये तो अगर जो बंदा कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है उसके कंट्रोल में है, वो चाहे तो जल्दी काम मुकम्मल हो जाएगा, वो चाहे तो नहीं जल्दी काम मुकम्मल होगा। फिर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। थर्ड पार्टी के इन्वॉल्व होने से क्या होना था? अनसर्टेनिटी अराइज होनी थी, ठीक है ना? No, it is not a contingent contract as the condition construction of the bungalow is not collateral to the contract, but in itself form a consideration and is thus an integral part of the contract. ये तो कॉन्ट्रैक्ट का बुनियादी काम है। अच्छा, मसलन कौन से मीट हो रहे हैं? उस 5 को भी जरा ऐसे देखें, उनकी सीक्वेंस भी देखें। सबसे पहला पॉइंट ऐसे चलना, पहला मीट होगा तो दूसरे पे जाएंगे। नहीं, आगे पहले चलते हैं। एक्सटर्नल टू द प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट। एक्सटर्नल टू द प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब था कि जो कंडीशन लगी है वो क्या है? प्राइमरी कंडीशन है, उसके बगैर आगे नहीं चल सकते, ठीक है? नंबर 2 क्या था? अनसर्टेन अकरेंस। अकरेंस अनसर्टेन नहीं हुई, ठीक है? फिर एक अहम बात ये थी, बियॉन्ड पार्टी, सबसे अहम बात थी बियॉन्ड पार्टीज कंट्रोल। ये तो बियॉन्ड पार्टी कंट्रोल नहीं है, वरना तो हर चीज को हम उठाकर कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट बना देंगे। यानी ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, ये वाली कंडीशन लगाना जब अलाउ है जब कोई नेचुरल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। और अभी हम ये आज चैप्टर खत्म हो रहा है, कल जब आएंगे तो हम असल में अगली बात शुरू करेंगे। फिर ये वाला कॉन्ट्रैक्ट आपको और ज्यादा समझ आएगा कि यार अगर कॉन्ट्रैक्ट हमने किया और परफॉर्म नहीं किया, अब क्या होने वाला है? अगर 2 लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया और अब एक पार्टी अपने हिस्से का काम परफॉर्म नहीं कर रही, तो अब क्या होना है? डैमेजेस। तो पहले तो हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 में और 7 में कि परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, ठीक है ना? और फिर चैप्टर 7 में पढ़ेंगे कि व्हाट आर द डैमेजेस। असल में लॉ क्या चाह रहा है इस वक्त कि इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी को डैमेजेस से बचा लिया जाए, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट को ही क्या कर दिया जाए? वॉइड कर दिया जाए। अच्छा जनाब,
3-4 हमने देखने हैं कि मेन मीट करें। सबसे अहम बात है एक्सटर्नल टू द पार्टीज होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट, सबसे मेन बात है। अनसर्टेन होना चाहिए एंड एक्सटर्नल टू द पार्टीज होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा जी, क्या जी, व्हेन इवेंट बेस्ड ऑन फ्यूचर कंडक्ट इज डीम्ड इम्पॉसिबल। ये सेक्शन 34 की एक अलग से छोटी सी रिक्वायरमेंट आ रही है। कमाल एग्री टू पे 1 billion to सरमद if सरमद मैरीज शाजिया, शाजिया मैरीज दाऊद। कमाल ने सरमद को एक ऑफर करवाई कि अगर आप शाजिया से मैरिज करते हैं तो आपको 1 million मिलेगा, लेकिन शाजिया ने दाऊद से मैरिज कर लिया। अब ये एग्जाम्पल हमारी लॉ की एग्जाम्पल है, इसीलिए मैंने ऐसे एज इट इज कोट की हुई। द मैरिज ऑफ सरमद टू शाजिया मस्ट नाउ बी कंसिडर्ड इम्पॉसिबल। अच्छा, यहाँ एक इम्पॉसिबिलिटी का ना एक लॉ का एक और उसूल है कि इफ द कॉन्ट्रैक्ट बिकम इम्पॉसिबल एट द मोमेंट, भले बाद में ये दोबारा पॉसिबल हो जाए तो इम्पॉसिबिलिटी प्रीवेल कर जाती है। मसलन शाजिया की और दाऊद की शादी हो गई, अब इन दोनों की शादी होना इस वक्त इम्पॉसिबल है, लेकिन हो सकता है कल को इसकी डेथ हो जाए, इन दोनों की डाइवोर्स हो जाए, फिर शरन भी हमारे ये कॉन्ट्रैक्ट दोबारा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। क्या तो दोबारा ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा? नहीं, बस सिर्फ ये नुक्ता समझना है। द मैरिज ऑफ सरमद टू शादिया मस्ट नाउ बी कंसिडर्ड इम्पॉसिबल ऑल्दो इट इज पॉसिबल दैट दाऊद में डाई एंड दैट शादिया में आफ्टरवर्ड मैरी। इफ लेटर सरमद एक्चुअली मैरिज शादिया it would not revive the old obligation. When event based on future conduct is deemed impossible. ठीक होगी बात जी? अच्छा जी, when the event based on future conduct is deemed impossible, ये लिखा हुआ कैसे है? If a future event on which a contract is contingent is the way in which the person will act at an unspecified time, the event shall be considered to become impossible when such person does anything which rendered it impossible that he should so act within any definite time or otherwise than under future contract. एग्जाम्पल से देखेंगे तो आपको ये बात इजीली समझ आ जाएगी। कहानी हो गई खत्म। ये छोटे, अब सारे चैप्टर जो आगे आएंगे ये छोटे छोटे चैप्टर आएंगे। मतलब कल जब हम आकर शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 6 को, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो ये भी 2 दिन का चैप्टर होगा। फिर 7 भी कोई 2 से 3 दिन का चैप्टर होगा बस। तो अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है इंशाल्लाह ताला। आपका इस वीक में टेस्ट कौन सा होना था? चैप्टर नंबर 4 का, ठीक है ना। चैप्टर 4 को अच्छा सा तैयार करें, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, यहाँ से आगे चलेंगे।